आज की कहानी है रिटायरमेंट। क्या हुआ शर्मा जी के साथ। नौकरी के आखिरी दिन शर्मा जी ने लालची साथियों को लड्डू खिलाए थे। फिर भी उनकी कुशल क्षेम पूछने कभी कोई नहीं आया। मेरी नौकरी का अंतिम सप्ताह था, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होने वाला था। कारखाने के नियम अनुसार 60 साल पूरे होते ही घर बैठने का हुक्म होना था। मेरा जन्मदिन भी 2 अक्टूबर ही था। संयोगवश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विभागीय सहयोगियों व कर्मचारियों ने कहा, शर्मा जी 60 साल की उम्र तक ठीक ठाक काम करके रिटायर होने के बदले में हमें जायकेदार भोज देना होगा। मैंने भरोसा दिया, आप सब निश्चिंत रहें, मुंह अवश्य मीठा कराऊंगा। इस पर कुछ ने विरोध प्रकट किया। शर्मा जी बात स्पष्ट कीजिए, गोलमोल नहीं। हम जायकेदार भोज की बात कर रहे हैं और आप मुंह मीठा कराने की। आप मांसाहारी भोज देंगे या नहीं, यानी गोश्त पुलाव। मैंने मुकरना चाहा। आप जानते हैं कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा के खिलाफ मैं भी हूँ। मांसाहार तो एकदम नहीं। एक पल रुक कर मैंने फिर कहा, पिछले साल झारखंड के कुछ मंत्रियों ने 2 अक्टूबर के दिन बकरे का मांस खाया था, तो उस पर बहुत बवाल हुआ था। आप मंत्री तो नहीं है ना, कारखाने में मात्र सीनियर चार्जमैन हैं। एक सहकर्मी ने कहा, पर सत्य अहिंसा का समर्थक तो हूं मैं। फिर कुछ सहयोगी बौखलाए, शर्मा जी हम भोज के नाम पर साग पात नहीं खा सकते, आपके घर आलू बैंगन खाने नहीं आएंगे। इसके बाद तो गीदड़ों के झुंड की तरह सब एक साथ बोलने लगे। शर्मा जी हम चंदा जमा कर आपके लिए शानदार विदाई समारोह का आयोजन करेंगे। प्रवीण ने हमें झटका देना चाहा। हम सब आपको भेंट देकर संतुष्ट करना चाहेंगे, भले ही आप हमें संतुष्ट करें या ना करें। मैं दबाव में आकर सोचने लगा कि क्या करूं, क्या खिलाऊं, क्या वादा करूं। प्रत्यक्ष मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहा कि आप सब मेरे घर आए, महंगी महंगी मिठाइयाँ खिलाऊंगा। आधा आधा किलो का पैकेट सबको देकर विदा करूंगा। सीनियर अफसर गुप्ता ने रास्ता सुझाना चाहा। मुर्गा न खिलाइए शर्मा जी, पर शराब तो पिला ही सकते हैं, इसमें हिंसा कहाँ है। हाँ हाँ ये चलेगा, सब ने एक स्वर में समर्थन किया। मैं शराब नहीं पीता, हम सब पीते हैं ना। आप अपनी इच्छा हम पर क्यों लादना चाहते हैं। भाई लोगों, मैंने कहा ना कि 2 अक्टूबर हो या नवरात्रि, दिवाली हो या नववर्ष, मुर्गा व शराब न मैं खाता पीता हूँ न दूसरों को खिलाता पिलाता हूँ। सुखविंदर ने मायूस होकर कहा, तो क्या 35-40 का सास सूखा ही निपटेगा। कुछ ने रोष जताया, क्या इसलिए इतने सालों तक आपके मातहत काम किया, आपके प्रोत्साहन से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया। कैसे चार्जमैन हैं आप, आपकी हमारी अंदनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। एक ने व्यंग्य किया, तो कोई मुजरे वाली ही बुला लीजिए, उसी से मन बहला लेंगे। नटवर्क ने विचार रखा, शर्मा जी जितने रुपए आप हम पर खर्च करना चाहते हैं उतने हमें दे दीजिए, हम किसी होटल में अपनी व्यवस्था कर लेंगे। इस सारी चर्चा से कुछ नतीजा न निकलना था न निकला। ये बात मेरे इकलौते बेटे बलवीर के पास भी पहुंची। वह बगल वाले विभाग में बतौर प्रशिक्षु काम कर रहा था। कुछ ने बीरबल को भड़काया, क्या कमी है तुम्हारे पिताजी को, जो खर्च के नाम पर भाग रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, फंड के लाखों मिलेंगे, पीएफ तगड़ा कटता है, वेतन भी 5 अंकों में है। हम उन्हें विदाई देंगे तो उनकी ओर से हमारी शानदार पार्टी होनी चाहिए। घास छील कर तो रिटायर नहीं हो रहे, बुढ़ापे के साथ साठा से पाठा होना चाहिए। वे तो गुड़ का लाठा हो रहे हैं। तुम कैसे बेटे हो। बीरबल तमतमाया हुआ घर आया। मैं लौटकर स्नान कर रहा था। बेटा मुझे समझाने के मूड में बोला, बाबूजी विभाग वाले 50-50 रुपए प्रति व्यक्ति चंदा जमा करके विदाई समारोह का आयोजन करेंगे, तो भी चाहेंगे कि उन्हें 7500 रुपए का जायकेदार भोज मिले। आप सिर्फ मिठाइयाँ और समोसे खिलाकर उन्हें टरकाना चाहते हैं। इस तरह आपकी तो बदनामी होगी ही, वे मुझे भी बदनाम करेंगे। आप तो रिटायर होकर घर में बैठ जाएंगे, पर मुझे वहीं काम करना है। सोचिए मैं कैसे उन्हें हर रोज मुंह दिखाऊंगा। मुझे 10,000 रुपये दीजिए, खिला पिला कर उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। उनकी संतुष्टि के लिए क्या मुझे अपनी आत्मा के खिलाफ जाना होगा। मैं मुर्गे बकरे नहीं कटवा सकता। बेटे पर बिगड़ते हुए मैंने कहा,
बाबूजी, आप मांसाहार के खिलाफ हैं, मैं नहीं। तो क्या तुम उनकी खुशी के लिए मद्यपान करोगे? नहीं, पर मुर्गा तो खा ही सकता हूँ। अपना विरोध जताते हुए मैं बोला। बलवीर, अधिक खर्च करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। सब खाएंगे पिएंगे, बाद में कोई पूछने भी नहीं आएगा। मैं जब 4 महीने बीमारी से अनफिट था तो एक दो के अलावा कोई आया था मेरा हाल पूछने? मानवता और श्रद्धा तो लोगों में खत्म हो गई है। पत्नी कमला वहीं थी। आप दिल खोल कर और जम कर कुछ नहीं कर पाते। मन मार कर खुश रहने से भी पीछे रह जाते हैं। कमला का समर्थन न पाकर मैं झुंझलाया। श्रीमती जी, मैंने आपको कब खुश नहीं किया है? वे मौका पाते ही उलाहना ठोक बैठी। कई बार कह चुकी हूँ कि मेरा गला मंगलसूत्र के बिना सूना पड़ा है। रिटायरमेंट के बाद फंड के रुपए मिलते ही 5 तोले का मंगलसूत्र और 10 तोले की 4-4 चूड़ियां खरीद देना। श्रीमती जी, सोने का भाव बाढ़ के पानी की तरह हर दिन बढ़ता जा रहा है। आपकी इच्छा पूरी करूं तो लाखों अंडी से निकल जाएंगे, फिर घर चलाना मुश्किल होगा। श्रीमती जी बिगड़ कर बोली। तो बताइए, मैं कैसे आपसे खुश रहूंगी? बलवीर को अवसर मिल गया। वह बोला, बाबूजी, अब आप जीवन स्तर ऊंचा करने की सोचिए। कुछ दिन लूना चलाते रहे, मेरी जिद पर स्कूटी खरीद लाए। अब एक बड़ी कार ले ही लीजिए। सियोंग से आप देश की नामी कंपनी से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। बेटे और पत्नी की मांग से मैं हतप्रभ रह गया। मैं सोने का उपक्रम कर रहा था कि बलवीर ने अपनी रागनी शुरू कर दी। बाबूजी, खर्च के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैंने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम अभी स्थायी नौकरी में नहीं हो। प्रशिक्षण के बाद तुम्हें प्रबंधक की कृपा से स्थायी नौकरी मिल सकेगी। पता नहीं तुम कब तक स्थायी होगे। तब तक मुझे ही घर का और तुम्हारा भी खर्च उठाना होगा। इसलिए भविष्य निधि से जो रुपए मिलेंगे उसे ब्याज के लिए बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि आगे ब्याज से ही मुझे अपना घर चलाना होगा। अतः मैंने अपनी भविष्य निधि के पैसों को सुरक्षित रखने की सोची है। श्रीमती जी संभावना जाहिर कर गई कि 20 लाख रुपए तक तो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा खासा ब्याज मिलेगा बैंक से। उनके इस मुगलते को तोड़ने के लिए मैंने कहा, भूल गई हो, 3 बेटियों के ब्याह में भविष्य निधि से ऋण लिया था। कुछ दूसरे ऋण काट कर 12 लाख रुपए ही मिलेंगे। वैसे भी अब दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो चुका है, इसलिए ब्याज घट भी सकता है। बलवीर ने टोका, बाबूजी, आपको रुपए की कमी तो है नहीं। आपने 10 लाख रुपए अलग अलग म्यूचुअल फंडों में लगाए हुए हैं। मैं आवेशित हूँ। अखबार नहीं पढ़ते क्या? सब शेयरों के भाव लुढ़कते जा रहे हैं। उस पर म्यूचुअल फंडों का बुरा हाल है। निवेश किए हुए रुपए वापस मिलेंगे या नहीं, उस संशय से मैं भयभीत हूँ। रिटायर होने के बाद मैं रुपए कमाने योग्य नहीं रहूंगा। बैठ कर क्या करूंगा? कैसे समय बीतेगा? चिंता भय से नींद नहीं आती। श्रीमती जी ने मेरे दर्द और चिंता को महसूस किया। चिंतित मत होइए, हर आदमी को रिटायर होना पड़ता है। चिंताओं के फन को दबोचिए, उसके डंक से बचिए। देखो, मैं समय को संभाल पाता हूँ या नहीं। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। नमस्कार विजय बाबू। शर्मा जी, सुना है आप रिटायर होने जा रहे हैं? हाँ, कुछ करने का विचार है या बैठे रहने का? विजय ने पूछा। कुछ सोचा नहीं है, मेरी तरह कुछ करने की सोचो। बेकार बैठकर उब जाओगे। मेरे पिता ने भी सेवा मुक्त होकर बिजनेस का मन बनाया था, पर नहीं कर सके। शायद मैं भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जहां भी हाथ डाला खाली हो गया। विजय की हंसी गूंजी। हिम्मत रखो, टाटा मोटर्स में ठेका पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ। 1 आध लाख लगेंगे। बलबीर उत्साहित स्वर में बोला। ठेका लेकर देखिए बाबूजी। बेटा, मैं भविष्य निधि की रकम को डुबोने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बलवीर जिद पर उतर आया तो मैं बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया था। 7 लाख रुपए डूब गए थे। तब मैं तंगी परेशानी और खाली हाथ से गुजरने लगा था। फांके की नौबत आ गई थी। बलवीर शांत पड़ गया, मानो उसकी हवा निकल गई हो। तभी मोबाइल बजने लगा। पटना से रंजन का फोन था। आवाज कानों में पड़ी तो मुंह का स्वाद कसैला हो गया। रंजन मेरा चचेरा भाई था। उसने गांव का पुश्तैनी मकान पड़ोसी पंडित जी के हाथ गिरवी रख छोड़ा था। उसके एवज से 50,000 रुपए ले रखे थे। पहले मैं रंजन को अपना भाई मानता था, पर जब उसने धोखा किया तो मेरा मन टूट गया था। रंजन बोल रहा हूँ। भैया प्रणाम, खुश रहो।
सुना है आप रिटायर होने वाले हैं। एक प्रार्थना है, पंडित जी के रुपए चुकाकर मकान छुड़ा लीजिए। 20,000 रुपये ब्याज भी बढ़ चुका है। न चुकाने से मकान हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास रुपए नहीं है। पटना में मकान बनाने से मैं कर्जदार हो चुका हूँ। कुछ सहायता कीजिएगा तो आभारी रहूंगा। मैं क्रोध से तिलमिलाया। कुछ करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? सलाह भी नहीं ली। पंडित जी का कर्ज तुम भरो, मुझे क्यों कह रहे हो? मोबाइल बंद हो गया। इच्छा हुई कि उसे और खरी खोटी सुनाऊं। गुस्से से बड़बड़ाता रहा। स्वार्थी हमारे हिस्से को भी गिरवी रख दिया और रुपए ले गया। अब चाहता है कि मैं फंड के रुपए लगा दूं। मुझे सुख से जीने नहीं देना चाहता। शांत हो जाइए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कमला ने मुझे शांत करना चाहा। सुबह कारखाने पहुंचा तो जवारी भाई राम लोचन मिल गए। बोले, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? बड़ा गंदा माहौल हो गया है गांव का। खूब राजनीति होती है। तुम्हारा खाना चाहेंगे और तुम्हें ही बेवकूफ बनाएंगे। राम बाबू रिटायरमेंट के बाद गांव गए थे। भाग कर उन्हें वापस आना पड़ा। अपहरण होते होते बचा। लाख रुपए की मांग कर रहे थे। रणवीर दल वाले सीनियर अफसर गुप्ता जी मिल गए। बोले, कल आपकी नौकरी का आखिरी दिन है। आपको लड्डू खिला दीजिएगा। आपकी विदाई समारोह का आयोजन शायद विभाग वाले दशहरे के बाद करेंगे। कमला ने भी घर से निकलते समय कहा था, लड्डू बांट दीजिएगा। बलबीर भी जिद पर आया, मैं भी अपने विभाग वालों को लड्डू खिलाऊंगा। तुम क्यों? रिटायर तो मैं होने वाला हूँ। वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, रिटायरमेंट को खुशी से लीजिए, खुशियाँ बांटिए और बटोरिए। कुछ कुछ मुझे और कुछ बहन बेटियों को दीजिए। मुझे क्रोध आया, तो क्या पैसे बांट कर अपना हाथ खाली कर लूं? मुझे कम पड़ेगा तो मुझे कोई देने नहीं आएगा। हाँ, मैं बहन बेटियों को जरूर कुछ गिफ्ट दूंगा। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक होते ही अशिष्ट सिद्ध हो जाऊं, पर शिष्ट होने के लिए अपने को नष्ट नहीं करूंगा। मैं सोचने लगा कि अपने ही विभाग का वेणुगोपाल पैसों के अभाव का रोना रोकर 5,000 रुपये ले गया था। अब वापिस करने की स्थिति में नहीं है। उसकी बेटी दामाद ने मुकदमा ठोका हुआ है कि उन्हें उसकी भविष्य निधि से हिस्सा चाहिए। रामलाल भी एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति थे। एक दिन आए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, शर्मा जी, रिटायर होने के बाद मैं कंगाल हो गया हूँ। बेटों के लिए मकान बनवाया, अब उन्होंने घर से बाहर कर दिया है। 15,000 रुपये दे दीजिए। गाय भैंस का धंधा करूंगा, दूध बेचकर वापस कर दूंगा। रिटायर होने के बाद मैं घर बैठ गया। 10 दिन बीत गए। न विदाई समारोह का आयोजन हुआ, न विभाग से कोई मिलने आया। मैंने गेट पास जमा कर दिया था। कारखाने के अंदर जाना भी मुश्किल था। समय के साथ विभाग वाले भूल गए कि विदाई की रस्म भी पूरी करनी है। एक दिन विजय आया। उलाहना भरे स्वर में बोला, यार, तुमने मुझे किसी आयोजन में नहीं बुलाया। मैं दुखी स्वर से बोला, क्षमा करना मित्र, रिटायर होने के बाद कोई मुझे पूछने नहीं आया। विभाग वाले भी विभाग के काम में लगकर भूल गए, जैसे सारे नाते टूट गए हों। कमला ताना दे बैठी। बड़े ललायत थे आधा आधा किलो के पैकेट देने के लिए। बलवीर को अवसर मिला। बोला, मांसाहार भोजन से इनकार करके, अतः सब का मोह भंग हो गया। अब आशा भी मत रखिए। आपको पता है, मंदी का दौर पूरी दुनिया में है। उसका असर भारत के कारखानों पर भी पड़ा है। कुछ अनस्किल्ड मजदूरों की छंटनी कर दी गई है। मजदूरों को चंदा देना भारी पड़ रहा है। वैसे भी जिस विभाग का प्रतिनिधि चंदा उगाने में माहिर ना हो, काम से भागने वाला हो और विभागीय आयोजनों पर ध्यान न दे, वह कुछ नहीं कर सकता। विजय ने कहा, यार शर्मा, घर में बैठने के बाद कौन पूछता है। वह जमाना बीत गया कि लोगों के अंदर प्यार होता था, हमदर्दी होती थी। रिटायर व्यक्ति को हाथी पर बैठाकर फूलमाला पहनाकर घर तक लाया जाता था। अब लोग ये सोचते हैं कि उनका कितना खर्च हुआ और बदले में उन्हें कितना मिला। मुर्गा शराब खिलाते पिलाते तो भी 1-2 माह के बाद कोई पूछने नहीं आता। सच्चाई ये है कि रिटायर व्यक्ति को सब बेकार समझ लेते हैं और भाव नहीं देते। मैं कसमसा कर शांत हो गया। घर में बैठने का दर्द सहने लगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।